गीत गुंजन या कथा, संगीत सरगम और कविता, हर विधा का एक रूप है, अनेक रूप है विविधा 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 विविधा। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर आनंद बहादुर की कहानी, जिसका शीर्षक है सीटी। हम आपको बता दें, डॉक्टर आनंद बहादुर की बहुत सारी कथा, कहानी, कविताएं, गजल और आलेख अनेक पत्र पत्रिकाओं में छप चुके हैं। आपकी कहानी संग्रह ढेला सेतु प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हो चुकी है। गजल संग्रह इधर उधर भटका और कहानी संग्रह विसाख प्रकाशाधीन है। डॉक्टर आनंद बहादुर जी वर्तमान में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हैं। तो आइए आज सुनते हैं डॉक्टर आनंद बहादुर की कहानी, जिसका शीर्षक है सीटी। प्रस्तुत है कहानी सीटी। एक बारीक सनसनाहट सी हुई। आदित्य उस समय कुछ लिख रहा था। अचानक उसके हाथ काट हो गए। नसों में झंझनाहट होने लगी, गोया बदन पर सैकड़ों चींटियां रेंग रही हों। यह दरअसल एक सीटी थी, बेहद होशियारी और हुनरमंदी से बजाई गई। आदित्य को लगा मानो कमरे की हवा उफनती हुई चाय की तरह उबल रही हो और उसमें कांच की सैकड़ों नुकीले टुकड़े तैर रहे हों। जल्द ही वह संतुलन और असंतुलन के बीच की लरजती हुई दीवार पर खड़ा था। अचानक आवाज थम गई। साथ ही गायब हो गए नाचते किर्च और रेंगती चींटियां। एक हांफता हुआ पसीने से लथपथ मन वहां रह गया। अगले ही पल लेकिन वह तेजी से जीना उतर रहा था। नीचे सड़क सुनसान थी। एक संक्षिप्त छेड़खानी के बाद सीटी अदृश्य हो गई थी। वह बोझिल कदमों से वापस लौटा। जीने से होता हुआ सीधा छत पर आया और मुंडेर पर केहनी टिकाकर वह उस बड़े पीले मकान को घूरने लगा, जो 2-3 मकान छोड़कर था, मगर जिसका एक हिस्सा कई खिड़कियों झरोखों सहित यहां से साफ दिखाई देता था। वह कुछ पल निर्विकार ताकता रहा। फिर जैसे अनजाने में ही उसके होठ गोल हुए और हवा में एक रेशमी फिसलन पैदा हुई। बेशक उसने बहुत बढ़िया सीटी बजाई थी। एक पल आत्मविभोर होकर उसने इधर उधर ताका। कोई प्रत्युत्तर नहीं। प्रतिद्वंदी एकदम मौन था। क्या उसने हार मान ली? अगले ही पल लेकिन जवाब आया। हवा में लहराती हुई वह सनसनाहट लगभग उसी की सीटी की प्रतिध्वनि थी। लगभग, क्योंकि यह पहले वाली से थोड़ी सी अलग थी। कितनी? साधारण आदमी भले बता नहीं पाता, मगर एक पारखी तुरंत जान जाता। जितना अंतर एक कलाकृति और एक शाहकार के बीच में होता है, और निसंदेह वह पारखी था। तभी हवा एक बार और थरथराई। एक तराशी हुई हीरे की तरह जगमगाती कूक, और आदित्य मन ही मन नतमस्तक हो गया। चुनौती देने का तो अब सवाल ही नहीं था। वह तो चाहता था महज उसे ढूंढना, उस कलाकार का दीदार करना। इसलिए वह देर तक खड़ा खड़ा इंतजार करता रहा, मगर सीटी फिर नहीं बजी। आखिर वह नीचे उतर आया। नीचे टेरेस पर नीरा खड़ी थी। उसका चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ था। अरे, तुम किधर चले गए थे? उसने पलक झपकाया। ऐसे ही छत पर? क्यों, क्या बात है? अभी अभी तो बैठे लिख पढ़ रहे थे।
कुछ नहीं, बस मन बोझिल हो गया तो छत पर चला गया। उसने मुंह बनाया। नहीं, कुछ बात है, मैं महसूस कर रही हूं, उसने तुनक कर कहा। अरे नहीं, सच पगली। उसने धीरे से उसका गाल थपथपाया। हटो, कोई देख लेगा। टेरिस पर। फिर बात बदल कर, जानते हो क्या बनाई हूं? कोफ्ता। चखाऊं? अभी रहने दो, आदित्य बोला। जरा बाहर से हुआ हूं, जरूरी काम है। वह भीतर जाकर कपड़े बदलने लगा। वह भी अंदर आ गई और कपड़ों को तह करने लगी। वह तैयार होकर निकलने लगा। सुनो, मैदा लाना मत भूलना, तुम 3 रोज से ऐसे ही कर रहे हो। उसने पीछे से उलाहना दिया। फिर बुदबुदाई, जाने क्या हो गया है, खोए खोए रहते हैं। आदित्य जीने से उतरता हुआ सोचता जा रहा था। इधर हाल हाल में नीरा कई प्रकार के उलाहने दे चुकी थी। औरतें विचित्र होती हैं, सूंघ लेती हैं। वह सड़क पर आ गया। शाम घिर आई थी, इसलिए उसने 1 पैकेट सिगरेट खरीदी और तेजी से चलता हुआ चौराहे की तरफ आया। दाईं ओर मुड़कर कुछ हटकर बड़ा सा पार्क था। वहां अच्छा खासा हो हल्ला था। बच्चे, बूढ़े, लड़के लड़कियां अलग अलग झुंडों में अपने अपने तरीके से मशगूल थे। वह कोने में खाली लोहे की बेंच पर बैठ गया। तभी एक जरा ज्यादा ही आजाद ख्याल जोड़ा सामने से गुजरा। वह उन्हें घूर घूर कर देखने लगा। तभी जैसे उसके कान में किसी ने कुछ कहा, अचानक दिमाग संतूर की तरह झंझनाया। उसने हड़बड़ाकर सिगरेट सुलगाई और फिर बात की बात में एक खेल शुरू हो गया। उसके होठ गोल हुए और कंठ से एक महीन थरथराती हुई आवाज निकली, सधी हुई सीटी की आवाज, दूर तक हवा को चीरती हुई। आजाद ख्याल जोड़े ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कुछ बच्चे भी आकर्षित हुए, मगर वह तो अपने ही खेल में मशगूल था। सिगरेट के छल्लों को हवा में उछालता हुआ और होठ गोल करके सीटियों पर सीटियां पिरोता हुआ। एक से एक बेहतरीन, कभी मंद्र, कभी तार, कभी अति तार में। देर तक ऐसा करने के बाद आखिर वह थक गया। उसने देखा कि पार्क भीगती रात की आगोश में था। बच्चे लौट चुके थे। प्रेमियों का जोड़ा भी नदारद था। सामने पेड़ पर कुछ बगुले कर्कश आवाज में लड़ते झगड़ते डालियों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। घर चलना चाहिए, उसने उठना चाहा, मगर तभी किसी ने कंधे को छुआ। बैठिए ना, गजब का सीटी मारते हैं। एक लोफर नुमा शख्स था। जाने क्यों आदित्य को यह दखल अंदाजी बुरी नहीं लगी। बचपन की आदत है, उसने सफाई देने के लहजे में कहा। जब ही मैं भी बजाता हूं। और उसने खराश नुमा एक आवाज निकाली। प्रैक्टिस का सवाल है, वह मायूस होता हुआ बोला। नहीं नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। ऐसे आदित्य ने बजाकर बताया। लोफर ने फिर कोशिश की। आ जाएगा आपकी शागिर्दी में। वह दांत निपोरने लगा। इससे तो चिड़ियां बहुत फंसती होंगी। क्यों? फंसती तो है, वह हंसा। लेकिन उसके लिए पैसा भी चाहिए। लोफर मायूस हुआ। कभी फंसाई? एक कॉलेज में। फंसाई ही नहीं, पटाई भी। वह धीरे धीरे सीटी बजाने लगा। लोफर एकदम चुप हो गया, मानो मातम मना रहा हो। शादी उसी से बनाई? आखिर उसने मौन तोड़ा। नहीं। ओह सॉरी। अच्छा चलना चाहिए, आप भी पहुंचिए। मैं तो यहीं रहता हूं। लोफर हंसने लगा। अब आदित्य सड़क एक लंबा सिलसिला सामने था। उसके अंदर अथाह खामोशी थी, जिसमें एक अकेली कश्ती डवाडोल थी। सीटी
पहली बार जब वह बजी थी, जैसे आत्म साक्षात्कार का वह पहला ही पल हो। एक महीन गोया रेशमी धागे सी आवाज हवा में फिसलती हुई आई थी। वह लेटा लेटा अखबार पढ़ रहा था। अखबार हाथ से छूट गया। वह उठकर बालकनी में आ गया। सीटी बजाने वाला कहीं आसपास, मगर नजर से ओझल था। हवा में अभी भी सीटी की सनसनाहट थी। इतनी सफाई से बजाई गई जैसे खुद उसी के होठों से निकली हो, या शायद उससे भी बेहतर। क्या ऐसा संभव था? बचपन से वह चैंपियन रहा था। उसे विश्वास था कि इलाके भर में उससे बेहतर सीटी कोई नहीं निकाल सकता। और अब यह सीटी मानो कह रही हो, आओ मुकाबला करो, मुझसे लोहा लो। अचानक उसके होठ गोल हो गए और एक सिहरती हुई आवाज निकली। उसने इधर उधर देखा, चारों तरफ सन्नाटा। तभी मानो अंतरिक्ष से कोई अनुगूंज लौटी हो, एक गहरी अर्थवत्ता के साथ। इस बार उस अनाम ने नोट्स में हल्का फेर बदल कर दिया था। इतने भर से उसमें वह बात पैदा हो गई थी कि आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसने मन ही मन शाबाशी दी, मगर फिर तुरंत आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। इस बार उसने मानो अपनी पूरी आत्मा ही सीटी में उड़ेल कर रख दी। यह सीटी हल्का सा तिरछापन लिए हुए थी। इसे उभारने के लिए एक खास समय जीभ के एक विशेष हिस्से को कपकपी देते हुए हल्का सा ऐंठना पड़ता था। यह आवाज बेहद सफल, पूर्णता के अनाम शिखरों को छूती हुई आई और क्षणांश बाद ही दूर किसी चीज से मानो टकरा कर वापस लौटी। कम से कम एक पल ऐसा ही लगा। दूसरे ही पल मगर वह ताड़ गया। यह प्रत्युत्तर था। पता नहीं कितनी देर तक यह सिलसिला चला और जाने कितनी और देर तक जारी रहता, यदि नीरा जोर से कंधा पकड़कर उसे नहीं झकझोरती। क्या कर रहे हो? वह फुसफुसाई। नीचे सड़क पर कुछ निठल्ले जमा हो गए थे। उन्होंने तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। आदित्य का चेहरा जर्द हो गया। वह तेजी से भीतर चला आया। तुम भी अजीब हो। नीरा भी पीछे पीछे आई। दरअसल वो सीटी, बाप रे, पता है कि तुम इतने माहिर सीटी बाज हो, मगर आज अचानक सार्वजनिक प्रदर्शन का प्रोग्राम कैसे बन गया? असल में मैं नहीं, कोई और सीटी बजा रहा था। लो सुनो। फिर तो लगातार एक कश्मकश, एक रस्साकसी का आलम। उसकी पहली समस्या थी प्रतिक्रिया की। सीटी जब भी बजती जैसे कुछ हो जाता। इसलिए खुद को आश्वस्त करने के लिए उसने सारे मोहल्ले को छान डाला। सीटी मगर किसी छलावे की तरह आती और गायब हो जाती। कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, एक अनुमान भर कि वह उस पीले वाले मकान की तरफ कान के तंतु कुछ ज्यादा ही सनसनाते। वह एक बुजुर्ग डॉक्टर का मकान था। वहां ऐसा कौन हो सकता था? उस घर के सभी नौकर चाकर कंपाउंडरों को वह जानता था। कहीं कोई नया आदमी? उसने पता लगाया, नहीं, कोई नहीं। तभी एक दिन उसने एक नई बात सोची। अगर सीटी बज रही है तो उसका कोई सबब भी होगा या होगी। इस फेर में उसने एक बार फिर नए सिरे से आस पड़ोस की पड़ताल कर डाली। विचित्र बात, यहां भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तभी एक दिन क्लब की बैठक में आनंद मेला आयोजन का प्रस्ताव पारित किया गया। फिर कुछ रोचक कार्यक्रमों के बारे में विचार मांगे गए। व्हिस्लिंग कंपटीशन, सीटी बजाने की प्रतियोगिता कैसी रहेगी? उसके मुंह से निकल गया, अच्छा आइडिया है। एक दोस्त ने कहा। फिर कुछ रुक कर, अच्छा बच्चों, अब समझा, तू चैंपियन हुआ करता था।
अभ्यास जारी है क्या? अरे नहीं यार, मगर एक है अपने मोहल्ले में जीनियस, उससे दो हाथ हो तो पता चले। ऐसा है तो करवा देते हैं, सबको पसंद भी आएगा आइटम, दूसरे दोस्त ने कहा। इसी बहाने तेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हो सकता है फिर कोई मिल जाए, वो जो हुआ करती थी। प्रस्ताव इस प्रकार पारित हो गया। क्लब से लौटते हुए उसने इसी दोस्त के सामने और भड़ास निकाली। इस साले जीनियस की दुम से मैं तंग आ गया हूं। रात दिन हाथ साफ करता रहता है, आज तक नजर नहीं आया। जाने छिपा छिपा किस पर लाइन मारता रहता है। हटाओ, तुम भी कहां की ले बैठे। अशरफ दिल लगी पर उतर आया। जब तक हमारी बला की खूबसूरत भाभी जान पर रंग नहीं चढ़ता, नो प्रॉब्लम। वह कुछ चिढ़ा भारी मन लिए घर पहुंचा। जब तक रंग नहीं चढ़ता, इस पहलू की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं गया था। बल्कि वह तो सपने में भी ऐसी बात नहीं सोच पाता। उसने दफ्तर की कुछ फाइलें अपने आगे फैला ली ताकि ध्यान बटे। तभी सीटी बजी, जैसे बिजली का करंट लगता है। उसने नीरा को आवाज दी। जब कोई जवाब नहीं मिला तो जोर जोर से पुकारने लगा। क्या बात है? घर सिर पर उठाए हुए हो? नीरा जीने से उतरती दिखाई दी। तुम कहां गई थी? देखते नहीं कपड़ा उठाने, हद करते हो। नीरा ने कपड़े पलंग पर पटक दिए। मैं चाय बनाती हूं, तुम्हारा मूड खराब है। वह किचन की तरफ चल दी। जाने क्या सोचकर उसने अपनी हथेली कपड़ों की ढेर पर रख दी। कपड़े नम से लगे। कुछ देर में ही नीरा चाय ले आई। वह चुपचाप सिप लेने लगा। नीरा चाय पीते पीते कनखी से उसकी तरफ देखती जाती। अच्छा एक बात, नहीं रहने दो। वह फिर सिप मारने लगा। कुछ बात है? नहीं वैसे ही। तुम खैर छोड़ो, कोई बात हो तो कह डालो। बेकार पहेली बुझा रहे हो। वह झल्लाई। तुम मेरे साथ खुश तो हो? नहीं, जैसे मान लो इन 4 वर्षों में अभी तक कोई बेमतलब की बात। अभी 2-3 महीने पहले ही तो हम लोग प्लानिंग छोड़े हैं। इतनी जल्द बात थोड़ी ही बनती है। नहीं वह नहीं, और भी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैं ठहरा और तुम अच्छे घर की हो। हूं नहीं थी। पिताजी के गुजरने के बाद हमने बहुत बुरे दिन भी देखे। नीरा लंबी सांस लेकर बोली। तभी मेरे जैसे से शादी हुई, वरना डॉक्टर अफसर के घर जाती। सच बताओ, अफसोस नहीं होता? ईमानदारी की बात कभी कभी, मगर मैं बहुत संतुष्ट हूं। तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। स्त्री को और क्या चाहिए? मैं और ज्यादा ख्याल रखा करूंगा। वह उत्साहित होता हुआ बोला। कल ही कुछ पैसे निकालता हूं, नया टॉप्स ले दूंगा। आज तक एक भी गहना। रहने दो, अभी गहने की जरूरत नहीं। हाँ एक बात याद आई। वो जो बाजू वाले डॉक्टर साहब हैं, उनके लड़के की शादी तय हो गई। वही मेडिकल वाला आजकल आया हुआ है। उसके हाथ से प्याला गिरते गिरते बचा। तो ये बात है, मेडिकल वाला। उसके दिमाग का कीड़ा कुलबुलाया। क्यों, क्या सोचने लगे? नीरा ने ध्यान तोड़ा। क्लब वाले मेले में सचमुच सीटी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आदित्य एक एक प्रतियोगी को ध्यान से परखता गया। अफसोस, एक भी प्रतियोगी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। डॉक्टर साहब का लड़का मेले में आया तो, मगर फूड स्टॉलों की तरफ ही मसरूफ रहा। पहला पुरस्कार मिलने पर भी आदित्य को कोई खुशी नहीं हुई।
कुछ अनमना सा वह वापस लौटा। उस शाम सीटी कई बार बजी। वह परेशान होता रहा। किसी कारण देर रात तक नींद भी नहीं आई। अगले दिन वह देर तक सोता रहा। उठा तो बाहर कुछ शोरगुल हो रहा था। वह बालकनी पर आया। नीचे सड़क पर कुछ लोग जमा थे। डॉक्टर साहब का लड़का और नौकर चाकर भी उनमें शामिल थे। वे लोग उसी की छत की तरफ इशारे कर रहे थे। क्या बात है? उसने झांक कर पूछा। आदित्य बाबू, छत पर मत जाइएगा। डॉक्टर साहब का तोता उड़ गया है। आपके छत पर बैठा है। उड़ जाएगा, कंपाउंडर बोला। तोता? हाँ, वही अपना सीटी बजाने वाला मिट्ठू। पापा पिछले महीने ही तो लाए थे। अभी चना डालने के लिए पिंजरा खोला कि निकल भागा। तोता? आ जा मिट्ठू, आ जा, कंपाउंडर चीखा। तभी सीटी की थरथराती हुई आवाज छत पर से आई। उड़ गया, उड़ गया। अचानक लोग हताशा से चिल्ला उठे। सीटी की आवाज आकाश को चीरती हुई दूर तक चली गई। सीटी की आवाज आकाश को चीरती हुई दूर तक चली गई। आदित्य अंत तक तोते को देख नहीं सका। आदित्य अंत तक तोते को देख नहीं पाया। धन्यवाद।